दहली साहिब की श्रीलंका के सैर की सरगुज़श्त। लंका श्रीलंका किस्त नंबर 4। कोलंबो के टेम्पल रोड वाली ये सिनहाली औरत या लड़की मुझे बड़ी पुरस्कार लगी और इसरारियत का शुरू ही से मैं दिलदादा रहा हूँ। ये बात मेरे लिए काफ़ी इसरार अफजा थी कि एक औरत बेक वक्त दो जगहों पर कैसे मौजूद हो सकती है। वो एक ही वक्त में अपने टेम्पल रोड वाले मकान के बरामदे में भी थी और 10 सेकंड बाद मैंने इसे टेम्पल रोड के आगे जादर बूद वाले मंदिर के चौक में भी सड़क क्रॉस करते देखा था। इसने हाथ हिलाकर मुझे हेलो हेलो भी किया था। क्या वो मुझे जानती है? ये कैसे हो सकता था? मैं इससे पहले कभी कोलंबो नहीं आया था और टेम्पल रोड पर ट्राम से गुजरते हुए मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में शुबा पैदा हुआ कि कहीं ये स्मगलरों के किसी गिरोह की रुकन न हो और मुझे अपने गिरोह के जाल में फंसाना चाहती हो। खतरे के इस इम्कान के बावजूद मैं दूसरे रोज ठीक इसी वक्त ट्राम में बैठकर टेम्पल रोड से गुजरा। इसमें मेरी एडवेंचर तबीयत और कुछ नौजवानी की आकबत ना अंदेश जज्बात का भी दाखिल था। नए नए जजीरे दरियाफ्त करने का शौक बचपन ही से था। कभी मैं अपने आप को इब्ने बतूता समझा करता था और कभी खुद पर कोलंबस का गुमान होता जो बहरे ओकियानूस के तूफानी समंदरों में अपना बादबानी जहाज दिए नामालूम जमीनों की तरफ बढ़ता चला जा रहा हो। ये एहसास काफी ही जान खेज और एडवेंचरस था और इसी जज्बे ने मुझे बचपन ही से सियाहत और आवारा गर्दियों की खतरनाक शाहराहों पर डाल दिया था। मैं ट्राम में बैठा जब इस पुरस्कार औरत के मकान के करीब से गुजरा तो मेरी नजरें पहले ही इस मकान की तरफ मरकूज थी। मैंने देखा पुरस्कार सी दुबली पतली लड़की नुमा औरत गेरुए रंग की साड़ी पहने हाथ में पीतल की थाली लिए बरामदे के स्तून के पास खड़ी आंगन में चिड़ियों को चावल डाल रही थी। हैरानी की बात है कि इसने भी ऐन उसी वक्त मेरी तरफ देखा जब ट्राम मकान के सामने से गुजर रही थी। इस बार वो जरा सा मुस्कुराई। मैं तो हैरत और इसरार के समंदर में गोताजन था। मैं ना मुस्कुरा सका। ट्राम आगे निकल गई। ट्राम बूद मंदिर को भी पीछे छोड़ गई। चौक के स्टॉप पर ट्राम रुकी तो गैर यादी तौर पर मैं नीचे उतर आया। कोई नामालूम कुव्वत मुझे इस पुरस्कार औरत की तरफ खींच रही थी। मैं पैदल ही फुटपाथ पर इस औरत के मकान की तरफ चल पड़ा। दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। कहीं ये औरत चुड़ैल ना हो, कहीं भूत प्रीत ना हो जिसने इंसानी शक्ल इख्तियार कर रखी हो। इस ख्याल ने मेरे शौक को तेज किया क्योंकि भूत प्रीत और चुड़ैलों से मुझे बड़ी दिलचस्पी रही है। मुझे किसी चुड़ैल से भी कभी खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं इंसानी शक्ल में इतनी चुड़ैलें और जिन भूत देख चुका था कि अब किसी असली चुड़ैल या जिन भूत का दिल में खौफ नहीं रहा था बल्कि शौक पैदा हो गया था कि किसी असली और गैर मिलावटी चुड़ैल से भी मिलकर देखना चाहिए। यही वजह कि जब मैंने इस पुरस्कार लड़की से मिला तो सबसे पहले मेरी निगाहें इसके पाँव पर गई। कहीं इसके पाँव उल्टे तो नहीं हैं। सुना था कि चुड़ैलों के पाँव उल्टे होते हैं मगर इस लड़की के पाँव सीधे थे। मैं पुरस्कार लड़की के मकान के बाहर आकर रुक गया। मुझे क्या करना होगा ये मैंने सोच दिया था। दरवाजे पर गेरुए रंग का पटसन का पर्दा लटक रहा था। बुलाने वाली घंटी का बटन नहीं था। किसी के नाम की प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। मैंने पर्दे को जरा सा उठाया। लकड़ी का दरवाजा बंद था। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और वही सांवली औरत या लड़की नुमा औरत मेरे सामने खड़ी थी। इसके माथे पर सुर्ख बिंदियां थी। मांग में सिंदूर नहीं था जिसका मतलब था कि अभी इसकी शादी नहीं हुई थी। बाहों में सुर्ख रंग की चूड़ियां थी। अगर बेवा होती तो ये चूड़ियां न पहने होती। लंबे से बालों की मांग बीच से निकली हुई थी। आंखों का रंग केसरी था। केसरी आंखों वाली औरत को मैं पहली बार देख रहा था। इन आंखों में मुझे एक मकनातीसी कशिश महसूस हुई जो मुझे मसहूर कर रही थी। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मैंने अंग्रेजी में पूछा क्योंकि जनूबी हिंद और बर्मा लंका में अजनबी अंग्रेजी में ही बात करते हैं। इन इलाकों की आवारा गर्दियों की वजह से मैं इस उम्र में भी गुजारी जितनी अंग्रेजी बोल लेता था। आज भी इन इलाकों में अंग्रेजी का मेयार बहुत ऊंचा है और रेलवे स्टेशन के कुल्ली और रिक्शा ड्राइवर भी अंग्रेजी समझ लेते हैं। मैंने पुरस्कार लड़की से पूछा विजयनाथम सुब्रमण्यम की बाड़ी यही है क्या? इतना मुझे लड़की की शक्ल देखकर अंदाजा हो गया था कि सिन्हाली लड़की नहीं बल्कि तामिल लड़की है। सिन्हाली लड़कियों के नक्श जरा बैठे बैठे होते हैं और इनका रंग भी सब्जी माइल सांवला होता है मगर इस लड़की का रंग स्याही माइल चमकीला गहरा सांवला था। इसके कानों में जमरूद के बुंदे थे। इसने मेरे तो मशहूर को नजर से देखा और हिंदुस्तानी में बोली ये बाड़ी सुब्रमण्यम की नहीं है। इस दौरान मैं इसके पाँव देख चुका था जो उल्टे नहीं थे बल्कि बिल्कुल सीधे थे। एक लम्हे के लिए मुझे अफसोस भी हुआ कि यह लड़की चुड़ैल नहीं थी मगर इसकी आंखों में जो पुरस्कारियत थी वो इस बात की गमाजी थी कि ये कोई नॉर्मल लड़की भी नहीं। इसका ताल्लुक ज़रूर हवाई मखलूक से है। मैं यूं ही दूसरे मकान की तरफ देखने लगा। मुझे सुब्रमण्यम ने यही मकान बताया था। लड़की की केसरी आंखें बराबर मुझे टिकटिकी बांधे घूर रही थी। इसने आहिस्ता से कहा ये उसका मकान नहीं है और इसने दरवाज़ा बंद कर दिया।
अजीब बात है कि दरवाज़ा बंद करते हुए एक बार फिर उसी अंदाज में मुस्कुराई थी जिस तरह मुझे ट्राम में गुजरते देखकर मुस्कुराई थी। एक पल के लिए मैं फुटपाथ पर बुत बना खड़ा रहा, फिर चुपचाप अपने बुरीला जंक्शन वाले चौक की तरफ पैदल ही चल पड़ा। ये तो मैं बता चुका हूँ कि मैं बुरीला जंक्शन यानी बुरीला चौक के इलाके में मिसिस जोन्स की कोठी आलमस पैलेस के कमरे में रहता था। वहां पहुंचा तो मलिक मुमताज साहब को लान में कुर्सी पर बैठे मिसिस जोन्स से बातें करते देखकर मैं हैरान भी हुआ और खुश भी। ये मैं सुन चुका था कि कैप्टन मुमताज मलिक रेडियो सी सैलून के इंचार्ज होकर दिल्ली से आ रहे हैं, मगर ये मालूम नहीं था कि वो आज ही पहुंचने वाले हैं। मलिक साहिब ने मुझे गले लगाया और बोले, देख लो रंगून के बाद अब यहाँ भी मिल गए। रंगून में मुमताज मलिक कैप्टन नहीं थे। ये सन 1442 की बात है। जंग अजीम पूरे जोरों पर थी। जापान ऐलान जंग कर चुका था और मलिक मुमताज रंगून के दूर दो उर्दू रोजनामों यानी मुजाहिद बर्मा और शेर रंगून के न्यूज़ एडिटर थे। ये दोनों उर्दू अखबार सैयद कशफी शाह साहिब की मलकियत थे, जो मोहतरम SM जफर के वालिद बुजुर्गवार थे। ऊंचे लंबे चौड़े हडकाट, लंबी दाढ़ी, नूरानी चेहरा, हाथ में असाली अखबार के दफ्तर में अपनी पुरानी सी गाड़ी में सवार होकर आते थे। रंगून इनका बहुत बड़ा कारोबार था। ये दोनों उर्दू अखबार उन्होंने ही जारी किए थे और दोनों अखबारों के चीफ एडिटर ज़हूर शाह साहिब थे। मलिक मुमताज़ न्यूज़ एडिटर थे। मुमताज़ मलिक साहिब भी मुझे अपने साथ ही रंगून ले गए थे। मैं उन दिनों 9वीं जमात में पढ़ा करता था। रंगून की सेहत के शौक़ में मैंने वक्ती तौर पर पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ते कर दिया था। मैं अखबार मुजाहिद बर्मा और शेर रंगून में काम तो नहीं करता था, लेकिन मलिक साहिब के साथ दफ्तर में रोज़ाना जाता। कभी कभी मलिक साहिब मुझे किसी खबर का तर्जमा करने के लिए भी दे देते थे। मलिक साहिब रेडियो रंगून पर भी खबरें पढ़ते और उर्दू में जंग के हालात पर तबसरा किया करते थे। उन्होंने मुझे रेडियो रंगून पर पंजाबी में 3 मिनट की खबरें पढ़ने का काम भी लगी दिया था। रंगून पर जब जापानियों ने कब्जा किया तो हम सब बड़ी मुश्किल से जाने बचाकर पैदल बर्मा के जंगलों से गुजरकर रोम इक्याब और जाने कौन कौन से इलाकों से होते हुए कॉक्स बाजार पहुंचे थे। ये पैदल सफर 40 दिनों में खत्म हुआ था। जो लोग ये सफर कर चुके हैं इन्हें मालूम होगा कि ये किस कदर दुश्वार गुजार और मौत का सफर था। वारियर लैग भी इस सफर में हमारे साथ थे। बहरहाल श्रीलंका यानी उस जमाने के सैलून के दारुल हुकूमत कोलंबो में कैप्टन मुमताज मलिक को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मलिक साहिब को चिराग हसन हसरत, फैज़ अहमद फैज़ और सैयद मीर जाफरी के साथ ही कमीशन मिला था। कहने लगे, मैंने मिसिस जोन्स की कोठी और मैक्सी किराए पर ले ली है। अब मैं भी यहीं रहूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर जंग के ठेठ और मीठी जुबान में मिसिस जोन्स को खूबसूरत सी गाली देकर बोले, कंजूस और लालची औरत है, इसको मुझसे बड़ा फायदा होगा। मैं आज सुबह से मिलिट्री स्टोर से चीनी चाय और पोर्ट वाइन के अलावा सिगरेट लाकर दिए हैं। रेडियो सैलून के अहाते में ही एक फौजी कैंटीन थी जिसको नाफी कहते थे और जहां फौजियों को हर किस्म की चीजें बड़े सस्ते दामों मिलती थी। कैप्टन मलिक ने आते मुझे सैलून VCO बना दिया था। मुझे वर्दी तो नहीं पहननी पड़ती थी, मगर फौजी कैंटीन से तमाम चीजें फौजी राशन पर मिलती थी। गोल्ड फ्लैग के सिगरेट उन दिनों टीन के गोल्ड डिब्बों में आया करते थे। आप इसे अंदाजा लगा ले कि गोल्ड फ्लैग का एक टिन हमें 10 आने में मिला करता था। इसके अलावा टिन फ्रूट, टिन फूड, चाय, चीनी, चॉकलेट, पोर्ट वाइन, जुराबों, बुनियानों और सी फूड का तो कोई शुमार ही नहीं था। मैंने मुख्तलिफ किस्म के आला सिगरेट ट्राई करने शुरू कर दिए। मुझे सीनियर सर्विस सिगरेट बेहद पसंद आया। इसकी चौड़ी सफेद डब्बी हुआ करती थी जिस पर नीले रंग का बादबानी जहाज बना हुआ था। ये इंग्लिश सिगरेट था। मैं अपने राशन पर इस सिगरेट का बड़ा कार्टून लाया तो मिसिस जोन्स मेरे आगे पीछे फिरने लगी। असल में वो भी इस आला सिगरेट की दीवानी थी, मगर चूंकि सिगरेट बाजार में महंगे थे और मिसिस जोन्स कंजूस औरत थी, इसलिए वो क्रिसमस के मौका पर ही पीती थी। मेरे पास सीनियर सिगरेट सर्विस का बड़ा डब्बा देखा तो मेरे इर्द गिर्द मंडलाते हुए मेरी बलाई लेने लगी। मैं चूंकि मिसिस जोन्स का बड़ा एहतराम करता था, इसलिए इसे 4 पैकेट दे दिए तो वो निहाल हो गई। दूसरे शाम को मिसिस जोन्स ने खास तौर पर मुझे अंडों का पराठा बनाकर खिलाया। घी में तलतलाता हुआ पराठा मेरी प्लेट में रखते हुए बोली, ये हमारे आबाओ अजदाद हॉलैंड में आने से पहले ही पुर्तगाल में क्रिसमस के मौका पर बनाया करते थे। डिशनल नाम का एक दुबला पतला तामिल नौजवान मिसिस जोन्स का मुलाजिम था। कैप्टन मलिक के हाथ में पैसा कभी नहीं टिकता था। इधर तनख्वाह लेते, उधर इसे लुटा देते। कृष्णन को भी हर माह 150 रुपये दे देते, जो उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। कृष्णन अनानास काटने में बड़ा माहिर था। मलिक साहिब इसे कहते, कृष्णन जाओ अनानास लाकर खिलाओ। कोलंबो में ये 1946 या 1947 का ज़माना था। जंग ख़त्म हो चुकी थी और उस ज़माने में कोलंबो में एक अनानास 2 आने का मिल जाया करता था। सैलून अंग्रेज़ों के तसल्लुत में था, चुनांचे वहाँ सिक्का 1 रुपये का ही चलता, मगर रेसगाड़ी में सेंट चलते थे।
25 سینٹ में एक सेहतमंद जवान अनानास आसानी से मिल जाता था। मलिक साहब कृष्णन को 5 रुपए का नोट देते। वो 6-7 अनानास ले आता और मलिक साहिब ने कभी किसी से पैसे वापस नहीं लिए थे। कृष्णन को मैं देखता कि दोनों हाथों में अनानास पकड़े खुश खुश चला रहा है। कोठी के बरामदे में बड़ा सा थार रखकर वो बैठ जाता और लंबे खमदार छुरे से इस सफाई से अनानास के छिलके उतार तक कि क्या मजाल, जरा सा गोदा उनके साथ उतरे। फिर वो उनके बड़े खूबसूरत गोल गोल कुतरे बनाकर डिश में सजा देता। मिसेस जोन्स आते जाते में कुतरा उठाकर मुंह में डालती और मलिक साहिब को देखकर मुस्कुराती। मिस्टर मलिक वंडरफुल। एक रोज मिसेस जोन्स के यहाँ कोई तकरीब थी। शाम को उसके सामने वाले रिश्तेदार आने वाले थे। मिसेस जोन्स ने बड़ा दिन निकाला और नौकर कृष्णन से कहा, आज मुर्गी बनाओ। कृष्णन अगरचे मिसेस जोन्स की कंजूस तबीयत से वाकिफ था, मगर जाने क्या बात होगी को ये समझा कि मिसेस जोन्स से घर वाली मुर्गी काटने को कहा है। चुनाची से छुरी पकड़ी और मुर्गी को डब्बे से निकालकर अभी छुरी चलाई ही थी कि मुर्गी की चीख सुनकर मिसेस जोन्स दौड़ी आई। मुर्गी नीम बिस्मल थी। अब इसकी गर्दन जरा सी कटी थी, खून बह रहा था। मिसेस जोन्स ने कृष्ण की पीठ पर जोर से लात मारकर गिराया और जख्मी मुर्गी को पकड़कर कमरे की तरफ भागी। वहां जाते मुर्गी की गर्दन के जख्म को डिटोल से धोया, इस पर दवाई लगाई, फिर पट्टी बांधी और इसके हलक में नीम का दूध टपकाने लगी। वो मुर्गी को प्यार भी करती जाती थी और कृष्ण को गालियां भी दे रही थी। शाम को जब हम लॉन में आए तो देखा जख्मी मुर्गी की गर्दन पर बड़ी सी पट्टी बंधी थी। मिसेस जोन्स इसे गोद में उठा रखा था और इसके सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। मिस्टर जोन्स कह रहे थे, ये जिंदा नहीं रहेगी एलिस, इसे रोस्ट कर ले। और मिसेस जोन्स जख्मी मुर्गी के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, मैं इसे कल बड़े अस्पताल ले जाऊंगी, तुम अपनी जुबान बंद रखो जोन्स। इसी रात मुर्गी ने दम तोड़ दिया। कृष्णन कोठी से भाग गया। मिसेस जोन्स रोती रही और नौकर कृष्ण को गालियां देती रही। रात को मिसेस जोन्स ने मुर्दा मुर्गी की लाश को अपने बिस्तर में सीने से लगाकर रखा। अगले रोज कोठी के अकबी लान में बाकायदा कब्र बनाई, इस पर बांस की स्लीब बनाकर लगाई और गत्ते पर लिखकर कतबा लगा दिया कि यहाँ मेरी प्यारी सहेली दफन है।